नमस्कार, मैं संकेत अवटे। बहुत सारे अपडेट मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ तक ये सारी चीज़ें जा सकती है, सारी चीज़ों का अंदाज़ा आपको इस वीडियो के अंदर आ जाएगा। सो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इम्पोर्टेंट चीज़ लाइक करना नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात शुरू ही करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से क्योंकि साहब का मुँह बहुत ज़्यादा खुल रहा है, जिससे मुझे तो पर्सनली आपत्ति है। मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है आपके साथ कि मुझे आपत्ति है उनके बोलने से। मेरी आपत्ति जताने से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आई डोंट नो, बट ये सेम चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने भी करना चाहिए, ऐसा मेरा थॉट है। बिकॉज क्लियरली टैगलाइन है, इंडिया हैज एग्रीड टू कट देयर टैरिफ डाउन बिकॉज समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग देम। इन भाई साहब को लग रहा है कि ये हमें एक्सपोज कर रहे हैं। क्या हमने आज टैरिफ लगाया है? इसके पहले टैरिफ नहीं लगाया था। ये इलेक्ट होने के बाद ही हमने टैरिफ लगाया है। जब इनकी पहले टर्म थी तब हमारा टैरिफ नहीं था, तभी भी था, आज भी है। बट इस बार जो नरमी के साथ इंडियन गवर्नमेंट उनके सामने पेश आ रहा है, उसका फायदा ये लोग ले रहे हैं। उसको अलग वे में दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश जारी है। ये मुझे थोड़ा और ज्यादा परेशान करने वाली चीज लग रही है। बिकॉज मेरे हिसाब से ना, कि ऐसे लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी बोलेंगे उसको जवाब देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ एक्शन। कुछ भी करके दे दो, बट हम दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो 25% जो कनाडा मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाने वाले थे, लगाए हुए कुछ कंट्रीज के ऊपर। बट यहाँ पे एक चीज वो लोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो टाइम बढ़ा रहे हैं कि वो जो टैरिफ हमने डिसाइड किया था ना, वो इस दिन के बाद लगेगा, 1 महीने के बाद लगेगा, 1.5 महीने के बाद लगेगा। अगली डेट दी जा रही है। हर एक कंट्री के साथ इनका यही खेल चल रहा है कि बोलेंगे कि यहां से 2 महीने के बाद इन पे ये टैरिफ लगने वाला है, इन पे 3 महीने के बाद लगने वाला है, और बाद में बोला जाता है जो उनको चाहिए वो लिया जाता है। क्लियरली क्लियरली यहाँ पे ब्राइब देने का काम हो रहा है, मैं मान सकता हूँ और ओपनली मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का टेस्ला के साथ क्या रिलेशन है आपको पता है? टेस्ला किसका है? इलॉन मस्क का। अब इलॉन मस्क इन्हीं का आदमी है और ये इनके आदमी है, आप बोल सकते हो। वहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि वो बोल रहे हैं सीधा अब 0% टैक्स करो कार के ऊपर। अब कार के ऊपर अगर 0% टैक्स हो जाएगा तो वो लोग सीधा इंडिया में बेच सकते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर को उसका इंपैक्ट होने वाला है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो मेजरली सेल होता है इंडिया के अंदर, वो थोड़ा लो बजट कार का सेल हेवी होता है। जैसे कि मारुति ऑलमोस्ट 40-50% स्टेक मारुति के पास है। सो दैट जो लोअर सेगमेंट वाली कार है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक, इनका सेल बहुत ज्यादा है। उसके बाद थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट आता है, और जितना ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में हम चले जाएंगे उतना सेल, नंबर ऑफ क्वांटिटी घटती हुई नजर आ जाएगी। दैट्स वाई अगर आप मर्सिडीज BMW इनका सेल देखो तो एज कंपेयर टू मारुति टाटा या आप महिंद्रा महिंद्रा के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, बहुत निग्लिजिबल नंबर दिखता है। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नंबर के हिसाब से। सो नंबर ऑफ कार्स कौन सी बेची जाती है? जो इंडियन मैन्युफैक्चरर आज के दिन बना रहे हैं, उनकी कार बहुत ज्यादा परचेस करी जाती है इंडियन कंज्यूमर के द्वारा। सो आई डोंट थिंक सो कि टेस्ला आने से उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टेस्ला को घुसने दिया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो बाकी कंट्रीज ने क्या पाप किया है? तो हमें भी उनको राहत देनी चाहिए, हमें भी उनका टैक्स कम करना चाहिए, हमें भी उन पे कम टैरिफ लगाना चाहिए। अगर वैसे होता है, मुझे डर टेस्ला का नहीं है, मुझे डर यूएस का बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं निग्लिजिबल फर्क पड़ेगा इंडिया के ऊपर, निग्लिजिबल। बट टेस्ला के पीछे से जब BYD वगैरह इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे ना, तब सब लोगों की वाट लगने वाली है। बिकॉज वो लोग बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग में वो लोग बेचते हैं। सिंपल है, इंडिया में अगर कार कोई 10 लाख में बेच रहा है और उनको इंडिया के अंदर आने दिया जाएगा, वो सीधा 8-9 लाख में बेचना शुरू करेंगे, और उससे बेहतर कार्स, उनसे बेहतर डिजाइन और उनसे बढ़िया फीचर्स के साथ। तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हो सकता है, वो मुझे डर है। नो डाउट ये जो डील हो रही है वो यूएस के साथ हो रही है, सो दैट इतना ज्यादा कुछ इंपैक्ट होगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। बट ऑल ओवर कंट्रीज के साथ अगर ये सेम डील होती है, या बोला जाता है कि बाहर का किसी को भी आने दो, कोई आता है इंडिया के अंदर प्लांट लगा सकता है, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ लगाने दो, काम शुरू करने दो, तो सेम चीज चाइना भी कर सकता है, इंडिया के अंदर प्लांट लगा के एग्रेसिव सेलिंग हो सकता है।
सज्जन जिंदाल साहब का भी वही मानना है, जो कि चेयरमैन एमडी है जेएसडब्ल्यू ग्रुप के। अगर इलॉन मस्क इंडिया के अंदर आते भी है, कोशिश भी करते घुसने की, फिर भी उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं ला पाएंगे उनके सेल्स के अंदर। ठीक ठाक ही सेल्स होगा, बट उतना ज्यादा कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि इन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। अब टैरिफ लगाने के बाद 10% टैरिफ हो गया, बट दिक्कत यह है कि जो भी वॉलमार्ट उनसे परचेस करता है, वॉलमार्ट उनको बोल रहा है कि आप आपके जो प्रोडक्ट है उस पे हमें 10% और डिस्काउंट दो। क्यों डिस्काउंट दो? क्योंकि जो भी टैरिफ लगाया है ना, वो टैरिफ और प्राइस एडजस्ट हम कर पाए। मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 10% टैरिफ लगा, इसका मतलब 110 रुपए उसकी एमआरपी बननी चाहिए। बट वॉलमार्ट बोल रहा है तुम एक काम करो, हमें ये 90 रुपए में दे दो ताकि हम 110 में 100 रुपए में बेच सके। सो वॉलमार्ट क्या बोल रहा है कि आप 10 रुपए प्राइस ही कम कर दो ताकि हम उसी एमआरपी पे बेच पाए। बट चाइनीज मैन्युफैक्चरर का मानना यह है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस होगा, हम 2% से भी नीचे नहीं आ सकते। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, दो अपडेट है रादर देन मैं आपको बताने वाला हूं। 50% ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनिए, 50% जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में आता है ना, वो हार्डली 4-5 सिटीज से आता है। कौन कौन सी सिटी? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे एंड कोलकाता। 5 सिटी से 50% पैसा आता है। सबसे तगड़ा पैसा कहां से आता है पता है आपको? मुंबई से 27.29%। सबसे बड़ा गुंडा मुंबई है म्यूचुअल फंड के अंदर। और उसके आगे आप जाओगे तो आता है दिल्ली 12.25%, बेंगलुरु 3.8%, उसके बाद आता है पुणे 3.9% और कोलकाता 3.48%। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन मुंबई करता है। तो समझ लेना, मुंबई, पुणे, अगर बड़ी बड़ी सिटीज महाराष्ट्र के आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो मोर देन 50% म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के थ्रू आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, मजेदार फैक्ट है। बट इसमें और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के रिलेटेड अवेयर नहीं है। अब उसमें और एक नेगेटिव चीज मैं आपको बताता हूं, म्यूचुअल फंड में सेलिंग बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये बहुत सारे लोग या नंबर जो है ना, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। लाइक कौन सा भी ऐप इंस्टॉल कर लिया, वहां से जाके इन्वेस्टमेंट कर लिया। उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनके पास एडवाइजर नहीं है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर डिस्कशन नहीं है, कोई गोल डिस्कस ऑलरेडी नहीं हुआ है, सीधा है ट्रेड माफी। जो भी उनका माइंडसेट है ना, एफएनओ में जैसे चलता है वैसे सेम सीधा बाय कर लिया म्यूचुअल फंड, होल्ड कर लिया। उनको लगता है कि साल के अंदर इतना हो जाएगा, 20%, 30%, 40% बेच देंगे। वो जो माइंडसेट है ना, वो सारे लोग गायब हो रहे हैं। सो दैट आपके साथ एक एडवाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। इतना आसान नहीं है भाई साहब। क्यों मैं बोल रहा हूं? कोई कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला आपके पैसों के ऊपर, बट आपके लॉन्गर टर्म के विजन के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है, आपके गोल के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है। जैसे कि हम हेल्प करते हैं, आपको पता है हमारे पास जो भी इन्वेस्टर आए ना आज के दिन, इतना मार्केट गिरने के बावजूद 0.5% का सिर्फ सेलिंग हुआ है, 0.5%। और वो भी नेचुरल है, उससे आधा तो ऑलमोस्ट हर बार होता ही होता है, किसी को जरूरत होती है, एसडब्ल्यूपी किसी की चालू है, तो ऐसे मामले में वो सेलिंग आ रहा है। सो मेजरली जानबूझ के मार्केट गिरने की वजह से सेलिंग ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, या नील भी बोल सकते हो। इतना तगड़ा परफॉर्मेंस हमारा है, इसीलिए एमफी ने भी अवार्ड दिया, इसीलिए इतने बड़े बड़े लोगों ने हमें नवाजा। 4 कैटेगरी में टॉप विनर थे हम लोग। आपको पता है इसका रीजन क्या है? आप लोग, क्योंकि आपने हमारे ऊपर भरोसा रखा। सो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, यही मौका है पैसा कमाने का। मार्केट डाउन है, नो डाउट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मार्केट नीचे जाता है तो पैसा भी आपका नीचे जाएगा, वही मौका होता है। एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, यहां पे मार्केट है, यहां पे मुझे जाना है, सीधे लाइन में अगर मार्केट बढ़ता रहेगा ना, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया, मार्केट अप एंड डाउन करते हुए ऊपर जा रहा है, तो सीधे लाइन से जो आप कमाओगे ना, उससे बहुत ज्यादा आप अप एंड डाउन से कमाओगे। बिकॉज यहां पे हर पॉइंट पे एवरेज होता जाता है। और यहां पे क्या होगा? इधर पैसा लगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, नीचे भी वैल्यू ऐड हो रही है। दैट्स व्हाई आपका लोअर एनएवी पे एवरेजिंग हो रहा है। और इसका मतलब सिंपल है कि जब भी आप बेचने जाओगे ऊपर में, आपको तगड़े रिटर्न्स दिखेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने मार्केट डाउन थी तब किया हो उसके ऊपर। सो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जब एक एडवाइजर का इस सारे माहौल में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो आपको गारंटी देता है किस चीज की?
मार्केट की। वो आपको गारंटी देता है इंडिया की ग्रोथ की और आपसे डिस्कस करता है आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कहां तक जाएगा। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देगा, बट गारंटी किस चीज की है? देश की गारंटी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कितना कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब निकलना चाहिए। उसका भी रिसर्च प्रोवाइड करने का काम आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर कर सकता है। सो आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप हमारे नंबर को कॉल कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं। और जब मार्केट ऊपर जाएगा ना 6 महीना 1 साल के बाद, मैं इन सारे वीडियो का रेफरेंस देने वाला हूं आपको कि मैंने आपको 100 बार बोला था कि डालो, एसआईपी चालू करो, एसटीपी चालू करो, थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में पोर करना शुरू करो। और तब आप, जो भी लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे उनको उनकी गलती का एहसास होगा, बट वहां पे जाके एहसास नहीं होना चाहिए। आज भी होगा तो भी बढ़िया बात होगी। तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू करो, ऐसा मुझे लगता है। बात करते हैं ब्लिंकिट की या बात करते हैं जेप्टो की। ये लोग अब चार्जेस बढ़ाने वाले हैं। उनको अब प्रॉफिटेबल बनना है और ज्यादा पैसा निकालना है, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। 20 से 22% तक ये लोग पैसा और ज्यादा आपसे चार्ज कर सकते हैं। बट उनके साथ साथ सिर्फ जेप्टो ही नहीं, सिर्फ ब्लिंकिट ही नहीं, स्विगी इंस्टामार्ट भी बढ़ाएगा, बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी कोशिश करेंगे। बट मेजर चीज ये होगी कि जोमेटो और स्विगी ये दोनों भी अब लिस्टेड हो चुके हैं। उनको प्रॉफिट मार्जिन दिखाने हैं, उनको बिजनेस दिखाना है। दैट्स वाई वो लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम चार्जेस बढ़ाने का, और उन्होंने प्लान कर भी लिया है। ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपए के बीच में वो प्लेटफॉर्म फीस और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस ये लगाएंगे उतना ज्यादा इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इन टर्म्स ऑफ कंपनी। मैं ग्राहक की नजर से नहीं देख रहा हूं। कंपनी सोचेगी कि हमें प्रॉफिटेबल बनना है। एक तो कस्टमर को लत लग गई, उसको पता है भाई घर में बैठूंगा खाना आने वाला है, ऑफिस में बैठूंगा खाना आने वाला है। एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ, पॉडकास्ट आपने शायद देखा होगा, प्लीज जाके देख लेना। मराठी संकेत यूट्यूब चैनल पे हमने वो पब्लिश किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ये देख सकते हो। इसका थंबनेल ऐसा दिख रहा है। तो वो बहुत वैल्यूएबल पॉडकास्ट हुआ है। एक फंड मैनेजर के साथ हमने बहुत सारी इंसाइट्स डिस्कस करी है। बट एक गलती हुई, 2 कैमरे जरूरी होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, 2-3 कैमरे होता है। अब ये 2-3 कैमरे का अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है, एक कार्ड हम भूल गए। अब करें क्या? इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम आ गए हैं, कार वगैरह पार्क कर रखी है, सब सेटअप है, फिर उतर के जाना, फिर वो कार्ड लेके आना, फिर ये सारी सेम प्रोसेस, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होता है। ये आधे घंटे का काम है। उस फ्लोर तक पहुंचना, ऑलमोस्ट 17 फ्लोर के आसपास हम थे, तो 17वें माले पे जाना, कार पार्क करके तीसरे फ्लोर पे वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी चेक बहुत ज्यादा है वहां पे, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। अब हमने जो टाइम दिया था, हार्डली 10 मिनट बचे थे शूट शुरू होने के लिए, और ये लफड़ा हो गया हमारा। तुरंत मैंने ऑनलाइन ऑर्डर डाल दी, 10-11वें मिनट तक हमें वो कार्ड ऑनलाइन मिल गया। ये यूज केस है। सो दैट्स वाई अगर मुझे उस दिन कोई बोलता कि डबल रेट ले लूंगा, ले ले भाई, बट मुझे चाहिए। 1400 रुपए समथिंग उसकी प्राइस थी। अगर मुझे कोई 2000-2500 भी बोलता ना तो मैं दे देता। सो ऐसे वक्त में ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट निगेटिव शेड कहां पे आ जाती है? जब भी ये फीस बढ़ाने लग जाएंगे तब में भी लोगों को लगेगा भाई साहब घर में वेला ही तो बैठा हूं, बाइक से जाके 2 मिनट में लेके आता हूँ। अगर मुझे 50-60-70 रुपए महंगा पड़ रहा है तो। दूसरी और एक चीज हो सकती है, नए प्लेयर इसमें घुस सकते हैं। तो वो कैसे होगा कि वो भी फंड रेज करेंगे। जैसे इन्होंने शुरुआत करी थी, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिए, रेस्टोरेंट में जो प्राइस है उससे भी सस्ता प्रोडक्ट इन्होंने देने की कोशिश करी। तो ये सेम चीज नया प्लेटफॉर्म भी कर सकता है। अगर कोई नया बंदा इसमें घुस जाता है बहुत ज्यादा पैसा लेके, उसको दिख रहा है कि ये लोग प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, लोग आंख बंद करके पैसा उनको दे भी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे, एक बार बड़े बन जाएंगे, उसके बाद जब हमारी मोनोपोली बननी शुरू हो जाएगी तब हम और ज्यादा चार्ज करेंगे। अब सेम चीज याद रखना, मैंने जोमेटो और स्विगी के बारे में बात करी कि उनकी मोनोपोली बन गई है, उनकी ताकत बढ़ गई है, उनको पता चल गया है कि हमारे सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा चार्ज करने की अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे, और उनको जो चाहिए वो कमाने की वो लोग कोशिश करने वाले हैं। उसके साथ सेम आप कंपेयर कर सकते हो सीमेंट इंडस्ट्री में, जो कि मैंने आपको 100 बार बोला है। कमेंट करके बताना, 2 दिग्गज प्लेयर है आज के दिन सीमेंट इंडस्ट्री में, बाप लोग, जो कंपनी दिखे उसको उठा रहे। अब इन्होंने गेम क्या किया मैं बताता हूं आपको, अगर चाहिए तो सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। कमेंट करना, 1000 कमेंट आते ना सीमेंट, कमेंट करना सीमेंट, 1000 कमेंट आएंगे
तो तगड़ा वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और एक बिजनेस की इनसाइड आपको मिलेगी। छोटे मछलियों को कैसे खाया जाता है ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या किया इन कंपनियों ने, रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाए। अगर किसी धंधे में रेट बढ़ता नहीं है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना भाई साहब, 5, 6, 7%, कई जगह पे 10%, कई इंडस्ट्री में 20% तक इन्फ्लेशन है। अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट प्राइजेस नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे? बड़ा प्लेयर नहीं बढ़ा रहा है तो मैं छोटा प्लेयर कैसे बढ़ा सकता हूं भाई साहब? सिंपल लॉजिक है। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रही, वही प्रोडक्ट एक छोटी कंपनी 90, 95 इस प्राइस में बेचेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर से तो मुझे सस्ता बेचना पड़ेगा। अब एक दिन ऐसा आ जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने प्राइस ही नहीं बढ़ाया, भाई फंस जाऊंगा मैं। आज के दिन इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा 90 रुपए का प्रोडक्ट 110, 120 होना चाहिए था, बट दिक्कत यह है कि बड़ा प्लेयर 100 रुपए से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो उस केस में मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो मेरा माल कौन परचेस करेगा? बिकॉज बड़े प्लेयर, बड़े ब्रांड्स का माल इतना सस्ता मिल रहा है एज कंपेयर टू माई प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये सेम थॉट प्रोसेस उनकी रहती है। बट यहां पे दिक्कत ये आ रही थी कि उनका कैश फ्लो गड़बड़ाने लगा, बैलेंस शीट गड़बड़ाने लगी, एंड दैट्स वाई ये बड़े प्लेयर प्रेशर डाल के उन कंपनियों को एक्वायर करने लगे, और ये लोग बहुत बड़े बन गए आज के दिन। और कुछ महीनों के बाद आपको नजर आएगा इन बड़े शार्क्स की मोनोपोली बनेगी, और ये लोग इतना तगड़ा रेट ग्रो करने में काम करना शुरू करेंगे कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। आपको पता है जियो ने क्या किया? फोकट सिम दिए थे। आज के दिन इंटरनेट पैक और जो भी टेलीकॉम के पैक आप महीने का 300, 400, 200 रुपए लगा रहे हो ना, वो पहले लगाते थे आप 100% नहीं लगाते थे। 0 रुपीज से आज महीने का 200, 300, 500 रुपए ये लोग ले रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जियो नहीं होता ना तो ये रिवॉल्यूशन भी नहीं आता, बट इतने प्राइजेस भी नहीं बढ़ते, ये भी याद रखना। सो बाद में जियो ने ही इतने ज्यादा सारे प्राइजेस बढ़ाने की कोशिश करी है। अब बात निकली है साहब की, रिलायंस की, तो बात करते हैं। मुकेश अंबानी साहब आईपीओ लेके आना चाहते हैं रिलायंस रिटेल का। उसका वैल्यूएशन $125 बिलियन करने की कोशिश करी जा रही है। बड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इनका एक रिसेंटली एनालिसिस हुआ था, एक रिसर्च पेपर आया था जहां पे $50 बिलियन का वैल्यूएशन लगाया गया था। बट एक चीज याद रखना, $125 बिलियन एक्चुअल कंपनी की एक्सपेक्टेशन और $50 बिलियन एक रिसर्च रिपोर्ट। समझ रहे हो आप? अगर $125 बिलियन पे लिस्ट होता है, पैसा कौन कमाएगा? जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट किया है, सऊदी आरामको हो या बहुत सारे इन्वेस्टर है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। जब $125 बिलियन पे इसका लिस्टिंग होगा तब आप बाइंग करोगे। याद रखना, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, और उसके बाद आप सोचना कि उसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है। थिंक अबाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपने उसको आईपीओ में बाय किया होगा, आईपीओ के बाद बाय किया होगा, तो आपने कितना पैसा कमाया, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। सो मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला, ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो आप देखना है। बट एक चीज बताता हूं कि मैक्सिमम आईपीओ के अंदर लोगों ने पैसा कमाया नहीं, पैसा गवाया। अगर आप आईपीओ का इंडेक्स देखो तो पुराने 5 साल में भी वो निगेटिव है। निफ्टी 1 साल में निगेटिव नजर आएगा, बट 3 साल में निफ्टी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। 5 साल में बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है। आज के दिन मार्केट गिरने के बाद भी मैं बात कर रहा हूं, बट आईपीओ का इंडेक्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन आपको नजर आएगा 5 साल के अंदर। इसका मतलब सिंपल है कि आईपीओ से पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। ओला से बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बट ओला से इतना ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज जो भी डिस्कशन हमने किया था ओला के बारे में, वही सेम वहां पे हो रहा है। इतना ज्यादा उसके रिलेटेड हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ओवर हाइप्ड प्रोजेक्ट में उसको बोल सकता हूं, और ओवर वैल्यूएशन पे उसका लिस्टिंग भी मैं बोल सकता हूं। दैट्स वाई वहां पे एक एग्रेसिव ग्रोथ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं दिख रही है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं। भावेश अग्रवाल जो इसके फाउंडर है, जिन्होंने ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत करी, उन्होंने 604 करोड़ के स्टेक प्लेज कर रखे हैं। अब ये क्यों किए? उनका एक प्रोजेक्ट है कृत्रिम, जो एआई बेस्ड है आप बोल सकते हो, या आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज वहां पे वो लोग करते हैं, उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि अभी 2000 करोड़ करना है, आगे 10,000 करोड़ करना है, उन्होंने प्लान बोल रखा है उसका। बट मेजरली भावेश अग्रवाल का फोकस वहां पे है, ये मैं क्लियरली बोल सकता हूं। दैट्स वाई इनका ध्यान थोड़ा हमें
कम नजर आ रहा है ऑन ओला इलेक्ट्रिक। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बात करते हैं एफआईआईज की, डीआईज की, तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 2035 करोड़ का माल एफआईआईज ने बेच दिया है, बट डीआईज ने 2320 करोड़ का बाइंग कर लिया है। और इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छा खासा पता है कि विदाउट एफआईआईज सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। सो मे बी रेट कट एक चीज, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि टैक्सेशन में और ज्यादा सहूलियत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरबीआई ने गाइडलाइंस देना चाहिए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़िया है, हम एग्रेसिवली रेट कट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी टैक्सेशन बढ़ाए हुए हैं उसको फिर से कट डाउन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा टैक्सेस बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। टैक्सेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलना चाहिए वॉल्यूम के ऊपर। अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए कमाने हैं तो 10 लोगों से 10-10 रुपए कमाने से बेटर है 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाए। सो होगा क्या, इन 100 लोगों का फायदा होगा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो 100 रुपए चाहिए थे वो भी मिल गए। अगर उस बेसिस पे हम काम नहीं करेंगे तो इंडिया को बहुत ज्यादा उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई थिंक जल्द से जल्द रेट कट हो जाए। रेट कट की बात मैं ऑलमोस्ट 8-9 महीने 1 साल से कर रहा हूं, क्योंकि उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर होने वाला था और वो हो रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट मुझे बोलते हैं, कल ही परसों हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ बड़े एनालिस्ट आए थे हमारे पास और वो बोल रहे थे कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, अगर रेट कट कर देंगे तो बैंक की लिक्विडिटी कम होगी, ये होगा वो होगा। भाई साहब सही है, बैंक की लिक्विडिटी क्या करना है मुझे, बैंक की लिक्विडिटी तुम्हारी बैंक नहीं तो बाहर बहुत सारी बैंक पड़ी है, मैं यूएस से माल उठा लूंगा, यूएस से पैसा उठा लूंगा, इधर उधर से जुगाड़ हो जाएगा। इतना भी क्रंच बिल्कुल नहीं आने वाला, आधा % से क्या होने वाला ऐसा बैंक पे, कुछ नहीं होने वाला। बट वहां से प्रोडक्शन की ग्रोथ होगी, वहां से बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी इसीलिए प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन होगा तो सेल होगा, सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो बैलेंस शीट कंपनी की और ज्यादा स्ट्रांग होगी, बेटर होगी, उसका इंपैक्ट मार्केट में पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन, अरे घंटा इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इतने सालों से मुझे बताओ कि रेट कट ना करते हुए आपने कितना इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, नहीं होता है। तो 25 बेसिस पॉइंट तो किया, अब फिर से 25 बेसिस पॉइंट करोगे तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे रेट कट किया तो। अगर एक साथ रेट कट करो या धीरे धीरे करो, इन्फ्लेशन तो बढ़ने ही वाला है। वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, अपने यहां इन्फ्लेशन जीरो नहीं हो सकता, बट कंट्रोल में रखने के लिए और भी बहुत सारे पर्याय है अपने पास। अब उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, यहां तक मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर अब गवर्नमेंट फोकस करने वाली है। सीजी पावर के बारे में हम बात करते हैं, जहां पे उसका टारगेट जियो जीत ने 1440 का दे दिया है, इसीलिए यहां पे एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें नजर आ रही है। अब सेम रिलायंस का भी बड़ा टारगेट दिया गया है, इसीलिए रिलायंस में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। आइनॉक्स विंड में भी एक ऑलमोस्ट 13-14% की ग्रोथ बॉटम से आ गई है, क्योंकि 153 मेगावाट का ऑर्डर उनको तमिलनाडु से मिल चुका है। इस वजह से आइनॉक्स विंड में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, और उसका पी थोड़ा देख लेना, थोड़ा मुझे हायर साइड लग रहा है, और ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा इतना ज्यादा फंड्स इंपोज नहीं हो रहे, इन्वेस्ट नहीं हो रहे, इसीलिए ओवरऑल एनर्जी सेगमेंट और एनर्जी सेक्टर प्रेशर में नजर आ रहा है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। प्लीज आपको कोई भी हेल्प चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अगर सीखनी है तो इस नंबर को कॉल करना, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब हक से कर दीजिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।